हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि भारत और चाइना के बीच कब युद्ध की संभावना है, कैसे और कब चाइना पीछे हटेगा, पीओके पर भारत का कब्जा कब होगा और अगर युद्ध होता है तो चाइना के लिए कैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं। आज हम बात करेंगे कि इस युद्ध में हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की क्या भूमिका रहेगी और आने वाले समय में नेपाल की स्थिति क्या होगी। पिछले दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से नेपाल को चाइना का सपोर्ट मिला और किस तरह से उसका रिएक्शन भारत के लिए रहा है। क्या आगे भी नेपाल भारत के साथ संबंध बनाएगा या खराब करेगा? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली सभी जानकारी आपको समय पर मिल सके। नेपाल की ये एक्टिविटी किसी को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है। अचानक से इस तरह से क्यों कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें नेपाल का इतिहास और नेपाल के बारे में जानना जरूरी होगा। उसके बाद हम इसकी कुंडली पर चर्चा करेंगे। नेपाल का एकीकरण 21 दिसंबर 1768 में हुआ था। 1816 में अंग्रेजों ने नेपाल पर अटैक किया था, जिसमें नेपाल की हार हुई थी, जिसमें नेपाल को एक संधि के कारण अपना कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और विश्व का प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत के समय से ही इस राष्ट्र से भारत के गहरे संबंध हैं। भगवान शिव और नंदी के रूप में नेपाल को जोड़ा जाता है। भगवान शिव ने पांडुपुत्र भीम को एक लिंग के रूप में दर्शन दिए थे, जो आज पवित्र तीर्थ पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है नंदी का सिर नेपाल में है और उसके पैर केदारनाथ में। नंदी का पूरा शरीर ही नेपाल है और बहुत बड़ा इतिहास इससे जुड़ा है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। माता सीता का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। हमारे राजघराने राज परिवार का संबंध नेपाल से भी रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेपाल हमारा अपना ही है, जिसे भारत का छोटा भाई भी माना जाता है। हर विषम परिस्थितियों में भारत ने हर समय नेपाल की मदद की है। वहां आने जाने में किसी को किसी वीजा की जरूरत नहीं है। सिंपली आप वहां जा सकते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं लगता कि हम किसी अन्य देश में जा रहे हैं। नेपाल को फाइनेंशियली भारत के साथ साथ चाइना भी सपोर्ट करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत उसे छोटे भाई के रूप में सहायता करता है, जबकि चाइना बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता। चाइना का मेन मकसद है भारत तक पहुंचना, जिसे वो नेपाल के जरिए पूरा करना चाहता है। हमारे मन में भी यह सवाल उठता है कि नेपाल के साथ इतने घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी नेपाल बहकाव में आकर भारत के साथ संबंध कैसे खराब कर सकता है। पिछले दिनों नेपाल ने काला पानी और लिम्पू धारा पर अपना अधिकार बताया था, जबकि वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। आप सभी जानते हैं भारत ने नया नक्शा जारी किया था, तो नेपाल के लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन वहां के लोग अपनी सरकार के भी खिलाफ थे। तब नेपाल सरकार पर दबाव बना, जिसके लिए चाइना नेपाल को अपने फायदे के लिए सपोर्ट कर रहा है। हमारी सरकार ने लिपू लेखा से कैलाश मानसरोवर तक रोड का निर्माण किया है, ताकि लोग बाई रोड आसानी से कैलाश मानसरोवर तक जा सकें। और इसी बीच नेपाल चाइना के बहकावे में आकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों ही जगह कम्युनिस्ट पार्टी और इसीलिए शासन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये कुंडली उस समय की है जब नेपाल का संविधान बना था। इस समय 18 मार्च 2020 से बुद्ध की महादशा शुरू हो चुकी है। उसके बाद से ही भारत नेपाल के बीच डिस्प्यूट हो गए हैं। बुध इस कुंडली में वक्री और अस्त होकर 4th हाउस में राहु और सूर्य के साथ बैठा है और नेपाल की कुंडली में मकर लगन है। इसमें भी बुध वक्री है।
6 और 9th भाव का स्वामी बनकर। संविधान के समय की कुंडली में बुध लग्नेश है और बुध के कारकत्वाद कम्युनिकेशन के भी होते हैं, लेकिन वक्री होने के कारण, अस्त होने के कारण वहाँ की जनता परेशान है, कंफ्यूज है, क्योंकि 4th भाव जनता का भाव भी है। इस तरह अचानक से चाइना की एक्टिविटी नेपाल के लोगों पर हो रही है। उन्हें प्रेशर किया जा रहा है कि चाइनीज कल्चर को अपनाया जाए, चाइनीज लैंग्वेज को अपनाया जाए। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि नेपाल और चाइना दोनों का ही मकर लग्न है और दोनों ही जगह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। 4th भाव में राहु सूर्य पर यानी सरकार पर और बुध पर यानी जनता पर। बुध चतुर्थेश भी है, तो जनता की मानसिकता पर दबाव बनाया जा रहा है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में चतुर्थ भाव जमीन तथा जमीन से संबंधित वस्तुएं, खेती बाड़ी, खनिज पदार्थ, अनाज को शो करता है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में चतुर्थ भाव जनता का, सरकार के राज सिंहासन का या अपोजिट पार्टी का होता है। और वैदिक ज्योतिष में मंत्रिमंडल प्रथम भाव से होता है, यानी लग्न से। प्रथम भाव से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जनता का बिहेवियर देखा जाता है या सरकार के अपने कार्य क्षेत्र देखे जाते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रथम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह जनता और राष्ट्र की स्थिति को शो करता है। किस तरह के रिजल्ट होंगे ये लग्न पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव पर निर्भर करता है। 4th भाव सत्ता का भाव भी होता है। ऐसे में बुध का वहां का स्वामी होकर वक्री और अस्त अवस्था में होना और उसी की महादशा होने से वहां की सरकार के भी निर्णय गलत साबित होंगे, जो आगे जाकर सरकार को झेलने पड़ेंगे। नेपाल की जब शनि की महादशा शुरू हुई थी तो नेपाल को प्रजातंत्र मिला, लेकिन इस दशा में राज परिवार खत्म हो गया। इस समय वक्री बुध की दशा चल रही है, जिसका इम्पैक्ट 2018 से ही शुरू हो गया था और 2019 में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया और नेपाल चाइना के बीच बातचीत शुरू हुई। नेपाल की कुंडली में मंगल नीच का है और बुध 6 और 9th लॉर्ड है। मंगल भी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए बार बार भूमि का विवाद नेपाल को फेस करना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम बड़े और स्लो मूविंग प्लैनेट को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी गुरु और शनि को। यदि हम नेपाल की कुंडली देखें तो अभी शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं, उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। ये नक्षत्र अपने अच्छे कारकत्वाद के लिए जाना जाता है। हम जानते हैं शनि कर्म का, न्याय का कारक है। काल के रूप में, समय के रूप में जाना जाता है। तो समय आने पर नेपाल की सरकार को समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस समय शनि वक्री है। गुरु की अगर बात करें तो गुरु 12th भाव में गोचर कर रहा है नेटल गुरु पर, और गुरु अभी वक्री है, तो वहां धर्म से भटकाव को दिखा रहा है। धर्म से अधर्म की तरफ नेपाल जा रहा है, या ये कह लो कि नेपाल का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा अगर वो समय पे नहीं संभला तो। और अगर वहां के प्रधानमंत्री ओली की बात करें तो उनकी कुंडली की ग्रह स्थिति के अनुसार कहा जा सकता है कि ये साल नेपाल के लिए अच्छा नहीं है, ना तो देश के लिए और ना ही जनता के लिए, क्योंकि 6th लॉर्ड वक्री और अस्त होते ही उसकी दशा में रोग, ऋण, शत्रु अचानक से खड़े हो जाते हैं। जब गुरु, शनि, राहु की सितंबर में स्थिति बदलेगी तो नवंबर दिसंबर के आसपास बुध, केतु या शुक्र की दशा में वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अपोजिट पार्टी उसका विरोध करेगी और जो भी सरकार बनेगी वो भारत का समर्थन करेगी। वहां की जनता भी भारत के समर्थन में आगे आने वाली है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नई जानकारी लेकर आया होगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और देश दुनिया के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।